आज हम इतिहास के एक ऐसे शहंशाह की कहानी जानेंगे जिनकी जिंदगी तलवार की धार से शुरू होकर करुणा की छांव तक पहुंचती है। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसे शासक की जिसने पूरी दुनिया जीती और अपनी सबसे बड़ी जीत के लम्हे में अपनी सबसे भयानक हार देखी। ये एक लाइन अशोक की पूरी जिंदगी का सार है। ये उस गहरे टकराव को दिखाती है जिसने एक क्रूर विजेता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प और उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की शानदार राजधानी पाटलिपुत्र से। यहाँ सम्राट बिंदुसार के कई बेटों में से एक थे अशोक, एक ऐसा शहजादा जिनकी किस्मत में या तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य लिखा था या फिर एक भिक्षु का जीवन। देखिए, अशोक सम्राट बिंदुसार के बेटे जरूर थे, लेकिन उनके पसंदीदा वारिस बिल्कुल नहीं थे। उनकी माँ का शाही दर्जा बाकियों से कम था, इसलिए उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन उनके अंदर एक आग थी, चक्रवर्ती सम्राट बनने की, मतलब पूरे भारत पर राज करने की। एक भविष्यवाणी भी थी उनके बारे में कि वो या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान साधु। शायद इसी अनदेखी ने उन्हें खुद को साबित करने के लिए और उकसाया। नतीजा, उन्हें राजधानी से दूर अवंती प्रांत का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। और यहीं से उनकी ये बेपनाह ख्वाहिश एक क्रूर हकीकत का रूप लेने लगती है। ये वो दौर था जब अशोक की पहचान बनी चंड अशोक, यानी भयंकर, बेरहम अशोक। हुआ ये कि जब उनके भाई सुसीम तक्षशिला में एक विद्रोह को दबा नहीं पाए तो अशोक को भेजा गया। वहां उन्होंने ऐसी बेरहमी और काबिलियत दिखाई कि विद्रोह जड़ से खत्म हो गया। बस यहीं से उनकी क्रूरता के किस्से फैलने लगे, जैसे अशोक का नर्क नाम के एक टॉर्चर चेम्बर की कहानी। अब ये सच है या न हो, पर ये उनकी उस समय की इमेज को जरूर दिखाता है। 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के लिए एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। सोचिए, बिंदुसार की मौत और अशोक की ताजपोशी के बीच पूरे 4 साल का गैप है। ये गैप ही बताता है कि सत्ता की लड़ाई कितनी खूनी रही होगी। बौद्ध ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। हो सकता है ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, लेकिन ये उस लड़ाई की क्रूरता की तरफ तो इशारा करती ही है। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन अशोक के चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। एक आजाद राज्य था जो उनकी आंखों में खड़क रहा था, कलिंग। और यही घटना अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। अपनी ताजपोशी के 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए कलिंग पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। कलिंग, आज का ओडिशा, एक खुशहाल और आजाद राज्य था, और उसकी यही आजादी अशोक की सत्ता के लिए एक खुली चुनौती थी। वहां जो हुआ उसे जंग नहीं, महाविनाश कहना चाहिए। अशोक ने खुद अपने शिलालेखों में लिखवाया कि इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को देश निकाला दे दिया गया। ये आंकड़े किसी और ने नहीं, खुद जीतने वाले ने दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भयानक रही होगी। जंग के मैदान में लाशों की ढेर, रोती हुई औरतें और अनाथ बच्चों को देखकर अशोक का दिल दहल गया। उनके 13वें शिलालेख में साफ लिखा है कि लोगों की इस तकलीफ ने सम्राट को गहरे पछतावा, दुख और अफसोस से भर दिया। उन्हें अपनी जीत नहीं लगी, बल्कि एक नरसंहार नजर आया, और बस यहीं चंड अशोक का अंत हो गया। कलिंग के उस खौफनाक मंजर ने अशोक की सोच और उनके शासन करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनकी यात्रा तलवार से धम्म की ओर शुरू हुई, यानी करुणा और इंसानियत के रास्ते पर। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिसी यू टर्न था। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की नीति को छोड़कर धम्म घोष यानी धर्म और नेकी से जीतने की नीति अपनाई। मतलब अब सैन्य ताकत से विस्तार नहीं होगा, बल्कि शांति और इंसानियत के रास्ते लोगों का दिल जीता जाएगा। अब ये अशोक का धम्म कोई एक मजहब नहीं था, ये असल में एक नैतिक कोड था, जीने का एक सही तरीका। इसमें अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, बड़ों की इज्जत और नौकरों जानवरों के प्रति दया, ये सब शामिल था। लेकिन ये सिर्फ एक नैतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी राजनीतिक चाल भी थी। सोचिए, इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर एक रखना नामुमकिन था। और इस नई सोच को उन्होंने सिर्फ बातों तक नहीं रखा, बल्कि उसे काम में बदला। उन्होंने ऐलान किया, सारी प्रजा मेरी संतान है।
मुसाफिरों के लिए सड़कें, कुएं और आरामगाहें बनवाई। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। और तो और धम्म महामात्र नाम के खास अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही पूरे साम्राज्य में लोगों की भलाई करना था। अपने इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अशोक ने करीब 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध महासभा बुलाई। उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और मैसेडोनिया जैसे दूर दराज के मुल्कों में शांति के दूत भेजे। और शायद सबसे बड़ा कदम तो ये था कि उन्होंने अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने करीब 36 साल तक राज किया, लेकिन उनकी मौत के बाद एक हैरान कर देने वाला ऐतिहासिक रहस्य सामने आया। कैसे कैसे भारत का सबसे महान सम्राट इतिहास के पन्नों में लगभग गुम हो गया। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मौत के 50 साल के अंदर ही मौर्य साम्राज्य बिखर गया। धीरे धीरे वक्त के साथ उनके शिलालेखों में इस्तेमाल हुई ब्राह्मी लिपि को लोग भूल गए। करीब 2000 साल तक उनकी कहानी उन पत्थरों में कैद रही जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। फिर साल आया 1837, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने आखिरकार इस लिपि को दोबारा पढ़ लिया। लेकिन एक पेंच था। शिलालेखों पर सम्राट का नाम पियदस्सी लिखा था, जिसका मतलब था देवताओं का प्रिय। अब ये पियदस्सी कौन था? इस पहेली का जवाब मिला श्रीलंका के पुराने ग्रंथों से, जिसमें लिखा था कि पियदस्सी ही महान मौर्य सम्राट अशोक थे। इस तरह लगभग 2000 साल बाद भारत को अपना खोया हुआ सबसे महान सम्राट वापस मिला। अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में उनका बनाया सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और धम्म चक्र हमारे तिरंगे के बीच में है। ये निशान हमें शांति और धर्म के उस पैगाम की याद दिलाते हैं जो अशोक ने दुनिया को दिया था। चंड अशोक भले ही मिट गया, लेकिन धम्म अशोक हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन अशोक की कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चा नैतिक बदलाव सत्ता के जोर से ऊपर से लाया जा सकता है, या फिर इसकी शुरुआत हमेशा इंसान के दिल के अंदर से ही होनी चाहिए? इस सवाल पर सोचना अशोक की विरासत को और भी गहरा बना देता है।